चलिए आज के लेक्चर में हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेटो कौन थे और उनसे संबंधित उन्होंने दर्शन से संबंधित जो जानकारी दी थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लेटो जो थे प्रसिद्ध पाश्चात्य यूनानी ग्रीक दार्शनिक थे, या तो पाश्चात्य कहा जा सकता है, इन्हें पाश्चात्य दार्शनिक में प्रमुख दार्शनिक थे, या यूनान के शहर एथेंस के निवासी थे, इसलिए इसे यूनानी दार्शनिक भी कहा जाता है। ग्रीक यूनान को ही ग्रीक कहा जाता था, इसलिए ग्रीक दार्शनिक भी कहा जाता है इन्हें। और यह भारत के दार्शनिक ना होकर किसी दूसरे विदेश के दार्शनिक है, इसलिए हमारे यहाँ भारत में इन्हें विदेशी दार्शनिक के नाम से भी जाना जाता है। यह जो थे प्लेटो सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु। प्लेटो को पाश्चात्य जगत का प्रथम स्वप्नदर्शी राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है। सुकरात कौन थे? सुकरात के शिष्य थे प्लेटो और अरस्तु के गुरु। प्लेटो को पाश्चात्य जगत का प्रथम स्वप्नदर्शी राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है। प्लेटो ने ही सर्वप्रथम आदर्श काल्पनिक राज्य की योजना प्रस्तुत की थी। प्लेटो ने क्या किया था? प्लेटो ही एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी, और कल्पना करने के बाद उन्होंने उसके लिए एक योजना भी बनाई थी। प्लेटो ने ही सर्वप्रथम क्रमबद्ध रूप से राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया था। प्लेटो ही वह सब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्रमबद्ध रूप से राजनीतिक प्रचारों का प्रतिपादन किया था। अब इनकी सामान्य जानकारी के बारे में हम देख ले। प्लेटो का जो जन्म है 428 ईसा पूर्व में हुआ था, और कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। जन्म इनका 428 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था, जो कि यूनान देश का एक शहर था, और इनकी मृत्यु 347 ईसा पूर्व में हुई थी। इनका मूल नाम जो था अरिस्टोक्लीस था। अरिस्टोक्लीस इनका मूल नाम था और इनके पिता का नाम अरिस्टो था। ठीक है, इन्हें उपाधि दी गई थी, ग्रेट ग्रीक की उपाधि दी गई थी प्लेटो को। चलिए आगे हम पढ़ते हैं द रिपब्लिक जो है प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ था, या रचना या ग्रंथ कहा जा सकता है। यह प्लेटो ने लगभग 32 रचनाएं लिखी हुई है, जिनमें से द रिपब्लिक है वह राजनीति के ऊपर है, और राजनीति के ऊपर होने की वजह से यह उस समय की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना में से एक रचना है प्लेटो की, जो राजनीतिक आदर्शवाद पर रचित पहला ग्रंथ है। जो राजनीतिक आदर्शवाद जो है, मतलब एक आदर्श राज्य की जो कल्पना, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना जो की थी, हमें इसी रचना से यह जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, काल्पनिक आदर्श राज्य की संकल्पना के साथ व्यक्तिक और सामाजिक न्याय का सिद्धांत और उस पर आधारित अन्य सिद्धांत दिए गए हैं, और साम्यवाद का सिद्धांत दिया है। इसलिए प्लेटो को प्रथम साम्यवादी दार्शनिक भी कहा जाता है। क्या क्या पढ़ा हमने? इनको ग्रेट ग्रीक की उपाधि दी गई। इसके बाद इन्हें प्रथम साम्यवादी दार्शनिक भी कहा जाता है। किस लिए? क्योंकि इनने सबसे पहले साम्यवाद का सिद्धांत दिया, और साम्यवाद का सिद्धांत देने की वजह से इन्हें
प्लेटो को प्रथम साम्यवादी दार्शनिक भी कहा जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि प्लेटो की कौन कौन सी रचनाएं थी। उनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं हम आपको बताएंगे। प्लेटो ने अपने विचारों और अभिव्यक्तियों को संवादों के माध्यम से की है। प्लेटो ने जो अपने विचार है, विचारों की जो अभिव्यक्ति है, उन्हें संवाद मतलब डायलॉग्स के माध्यम से की है। दार्शनिक दृष्टि से, दर्शन की जो दृष्टि है उससे एपोलॉजी उनकी प्रमुख रचना है। यदि दर्शन की दृष्टि से देखा जाए प्लेटो की रचना, तो सबसे ज़्यादा प्रमुख एपोलॉजी है। प्लेटो के द्वारा कुल 32 रचनाएं लिखी गई है। प्लेटो के द्वारा कितनी रचनाएं लिखी गई है? कुल 32 रचनाएं, जिसमें दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो एपोलॉजी सबसे प्रसिद्ध रचना है। एपोलॉजी जो है दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, और वैसे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो रचना है प्लेटो की, उसका नाम है द रिपब्लिक, जिनमें न केवल राजनीतिक दर्शन है बल्कि कला, शिक्षा, दर्शन आदि सभी विधाएं समायोजित है। ठीक, आगे बढ़ते। थिसिडिस रचना जो है में प्लेटो की ज्ञान मीमांसा की निषेधात्मक पक्षों का निरूपण किया है। अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं में इसमें है क्रीटो, प्रोटागोरस, द स्टेट्समैन, द लॉज, फीडो, सोफिस्ट, पार्मेनाइड्स। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? सबसे प्रसिद्ध रचना है द रिपब्लिक। उसके बाद अगर से दर्शन की दृष्टि से प्रसिद्ध रचना देखा जाए तो एपोलॉजी के बाद में थीसिडिस रचना जो है, यह प्लेटो के ज्ञान मीमांसा की निषेधात्मक पक्षों का निरूपण किया है इसमें। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में क्रीटो, प्रोटागोरस, द स्टेटमेंट, द लॉज, फीडो, सोफिस्ट और पार्मेनाइड्स है। चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं कि प्लेटो का न्याय संबंधित विचार क्या थे। प्लेटो के न्याय के संबंध में क्या विचार थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। राजनीतिक आदर्शवाद पर आधारित सुप्रसिद्ध ग्रंथ द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की संकल्पना के तहत आदर्शात्मक राज्य के 4 स्तंभों का विवरण किया है प्लेटो ने। कितने? द रिपब्लिक इनकी बुक है, ग्रंथ है। इस ग्रंथ में एक आदर्श राज्य के लिए 4 स्तंभों का विवरण दिया है। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, हम इन्हें देख लेते हैं। 4 स्तंभ में सबसे पहला स्तंभ है न्याय, और न्याय भी 2 प्रकार के बताए, सामाजिक न्याय और व्यक्तिक न्याय। इसके बाद दूसरा स्तंभ दिया शिक्षा का सिद्धांत। तीसरा साम्यवाद, मतलब स्त्रियों और संपत्ति का साम्यवाद और दार्शनिक राजा। चौथा दिया इनने दार्शनिक राजा प्लेटो की शिक्षा नीति का अनुपालन करते हुए बौद्धिकता के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करने वाला। कौन कौन से? न्याय, 4 स्तंभ में न्याय, शिक्षा, साम्यवाद और दार्शनिक राजा। ये 4 इन्होंने स्तंभ दिए थे। अब हम इन चारों स्तंभों को एक एक कर पढ़ेंगे और समझेंगे कि इनके 4 स्तंभ में इन्होंने क्या क्या कहा है। चलिए तो आगे हम सबसे पहले देखते हैं कि प्लेटो का न्याय संबंधित सिद्धांत क्या था। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत क्या था? चलिए, इसमें लिखा है प्लेटो के न्याय के सिद्धांत में न्याय की व्याख्या और प्राप्ति। रिपब्लिक रचना न्याय की जो व्याख्या है
और प्राप्ति। रिपब्लिक जो इनकी द रिपब्लिक रचना है का केंद्रीय प्रश्न है। रिपब्लिक रचना का केंद्रीय प्रश्न क्या है? न्याय की व्याख्या करना, जिसमें न्याय के प्रबंध और न्याय के संबंध पर जिसमें न्याय के प्रबंध और न्याय के संबंध पर विचार किया गया है। प्लेटो के अनुसार न्याय कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। प्लेटो कहते हैं कि न्याय जो है कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि न्याय कोई कानूनी परिभाषा नहीं है, इसका अर्थ मात्र इतना ही है कि मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करे। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ मात्र इतना ही है कि मनुष्य जो है उन सभी कर्तव्यों का पालन करे जिनका पालन समाज के उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाना अनिवार्य है। समाज और राज्य अपनी आवश्यकताओं तथा व्यक्तियों की योग्यताओं के अनुसार समाज और राज्य अपनी आवश्यकताओं तथा व्यक्तियों की योग्यताओं के अनुसार उनके कुछ कर्तव्यों और धर्मों का पालन करने का नियम बनाते हैं। इनका ठीक ठाक पालन करना ही न्याय कहलाता है। यही जो था प्लेटो का न्याय का सिद्धांत कहता है। अब हमने देखा था कि न्याय के सिद्धांत को भी दो भागों में डिवाइड किया है प्लेटो ने। सबसे पहला सामाजिक न्याय और दूसरा व्यक्तिगत न्याय। सामाजिक न्याय के अंतर्गत राज्य के न्याय का सिद्धांत, सामाजिक न्याय या फिर इसे राज्य के न्याय का सिद्धांत भी कहा जाता है। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य स्पष्ट और परिभाषित हो। प्लेटो कहते हैं कि राज्य का जो प्रत्येक व्यक्ति जो है उनके प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य जो है स्पष्ट और परिभाषित होना चाहिए, तब कोई व्यक्ति किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्लेटो का मानना था कि यदि किसी व्यक्ति का हम कर्तव्य स्पष्ट करके परिभाषित कर दे तो वह व्यक्ति जो है या कोई दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और जब हस्तक्षेप नहीं करेगा तो उसे कार्य करने में आसानी होगी। इसके अलावा सामाजिक रूप में सामाजिक रूप में न्याय के विभिन्न अंगों से उनके कर्तव्यों का पालन कराता है। समाज के तीनों वर्ग, इन्होंने वर्ग दिए हैं। समाज के 3 वर्ग कौन कौन से? उत्पादक, सैनिक और शासक। उत्पादक, सैनिक और शासक अपनी आवश्यकताओं के कारण एक होकर अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करते हैं। व्यक्ति के लिए और समाज के लिए इससे अच्छी व्यवस्था कोई भी नहीं हो सकती जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा पालन करता है। कर्तव्यों का जो है पूरा पालन करता है। क्या कह रहे हैं ये प्लेटो कि राज्य का जो प्रत्येक व्यक्ति है उनका जो कर्तव्य या कार्य है वह स्पष्ट और परिभाषित जब कर दिए जाते हैं तो उनके कार्य में कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करता, और जब कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करता तो वह व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से कर पाता है। न्याय समाज के विभिन्न अंगों से उनके कर्तव्यों का पालन कराता है। न्याय जो है समाज के विभिन्न अंगों से उनके कर्तव्यों का पालन कराता है। समाज के 3 वर्ग बताए हैं इनने, कौन कौन से? उत्पादक, सैनिक और शासक। इनने समाज को 3 वर्गों में बांटा, उत्पादक, सैनिक और शासक। अपनी आवश्यकताओं के कारण एक होकर, जब इनकी अलग अलग आवश्यकताएं होगी तो अपनी आवश्यकताओं के कारण एक होकर अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करते हैं।
व्यक्ति के लिए और समाज के लिए इससे अच्छी व्यवस्था कोई नहीं हो सकती, जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करे। चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं व्यक्तिक न्याय का सिद्धांत। व्यक्तिक न्याय के बारे में इनने क्या कहा? प्लेटो ने व्यक्तिक न्याय मतलब व्यक्ति के ऊपर न्याय, व्यक्तिक न्याय का मतलब व्यक्ति के ऊपर न्याय बोले। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा के 3 तत्व होते हैं। इनने प्लेटो का मानना था कि हर व्यक्ति, जो प्रत्येक व्यक्ति है, उनके आत्मा के 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से? विवेक या बुद्धि, साहस और लालसा या तृष्णा। प्लेटो का मानना था कि जिनमें विवेक और बुद्धि है वह व्यक्ति शासक बनता है, और जिसमें साहस है वह सैनिक बनता है, और जिनमें लालसा या तृष्णा है वह व्यक्ति उत्पादक बनता है। शासक और सैनिक वर्ग को मिलाकर प्लेटो ने इन्हें सम्मिलित रूप से संरक्षक वर्ग माना है। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं कि एक सेकेंड, प्रत्येक व्यक्ति किसके बारे में कह रहा है कि आत्मा। प्लेटो ने व्यक्तिक न्याय के ऊपर प्लेटो ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उनकी आत्मा के 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से? विवेक बुद्धि या साहस, विवेक बुद्धि साहस और लालसा। जिस व्यक्ति में विवेक या बुद्धि होती है वह शासक बनता है, जिसमें साहस होता है वह सैनिक बनता है, और जिस व्यक्ति में लालसा होती है वह उत्पादक बनता है। चलिए हम इन्हें आगे और अच्छे से समझेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के विचार, भावनाएं और इच्छाएं पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति के खुद के अपने विचार होते हैं, उनकी खुद की भावनाएं होती है और उनकी खुद की अलग अलग इच्छाएं होती है। इनमें समन्वय बना रहता है, और जो प्रत्येक व्यक्ति के विचार, भावना और इच्छा में जो समन्वय बना रहता है उसे व्यक्तिक न्याय कहते हैं। यह प्लेटो का कहना है। साधारण शब्दों में यदि व्यक्ति अपनी आत्मा के तत्वों या कहा जाए तो सद्गुणों को, सद्गुण मतलब विवेक, साहस और लालसा को समझकर उनमें जो प्रबल है तत्व है, जैसे इनका एक सिंपल शब्दों में कहा जाए कि प्लेटो का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मा के 3 तत्व होते हैं, विवेक, साहस और लालसा। और उनका यह भी मानना था कि हर व्यक्ति में 3 तत्व तो होते हैं, विवेक, साहस और लालसा, लेकिन इन 3 तत्वों में से प्रत्येक व्यक्ति में कोई एक तत्व जो होता है वह स्ट्रांग या प्रबल होता है। जैसे विवेक, जो जिसका विवेक बहुत अच्छा है, इसीलिए इन्होंने कहा कि जिसके पास विवेक है वह शासक बनेगा, जिसमें साहस है वह सैनिक, और जिसमें लालसा है वह उत्पादक बनेगा। कहने का मतलब कि व्यक्ति अपनी आत्मा के जो तत्व है को समझकर उनमें से जो प्रबल है, मतलब कि जो स्ट्रांग है, उसे अपनाकर अपने कर्तव्यों को दिशा प्रदान करे तो वह व्यक्ति वास्तविक में व्यक्तिक न्याय को प्राप्त कर सकेगा। कहने का मतलब प्लेटो का कि आपकी जो रुचि है, मतलब कि कहने का मतलब कि आप जिस चीज़ में स्ट्रांग हो, अगर से आप उसी क्षेत्र में आगे बढ़ोगे तो यह आपके लिए आप एक प्रकार से अपने लिए खुद न्याय कर सकते हो। तो पता चल रहा है कि जैसे आपकी किसी काम करने में इच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, ज़बरदस्ती उस काम को किसी मजबूरीवश कर रहे हो, तो आप उस कार्य को
अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसीलिए प्लूटो कहते हैं कि आपका मन जिस कार्य में लगता हो, आपको जिस जिस कार्य में आपकी रुचि हो वह कार्य किया जाए, यही उस व्यक्ति के लिए सही न्याय होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जहाँ न्याय एक और समाज में सामंजस्य स्थापित करने के कारण राज्य को एक सूत्र में पिरोने वाला सामाजिक गुण है। इस प्रकार जहाँ न्याय एक और समाज में सामंजस्य स्थापित करने के कारण राज्य को एक सूत्र में पिरोने वाला सामाजिक गुण है, वही दूसरी ओर व्यक्तिक सद्गुण भी है, क्योंकि यह मनुष्य के आध्यात्मिक संतुलन को ठीक बनाकर उसे श्रेष्ठ और सामाजिक बनाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं थी। अब कि प्लेटो का सिद्धांत की विशेषता क्या क्या थी। सबसे पहले हम पढ़ते आंतरिक स्वरूप। प्लेटो का जो न्याय था वह बाह्य जगत की वस्तु ना होकर आंतरिक स्थिति है। स्वाभाविक होने के कारण इसे जबरदस्ती जो है किसी पर थोपा नहीं जा सकता। यह व्यक्ति के आत्मा का गुण है। सबसे पहला विशेषता यह है कि यह इसका जो स्वरूप है वह आंतरिक है। न्याय जो उन्होंने न्याय दिया है प्लेटो ने, उनके आंतरिक है, ना कि यह बाहरी नहीं है, बाह्य नहीं है। और यह जो है व्यक्ति के स्वभाव के कारण, स्वाभाविक होने के कारण किसी भी व्यक्ति में जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता, यह क्योंकि यह एक आत्मा का गुण है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि एक कार्य जो है एक व्यक्ति ही करेगा, मतलब कि एक कार्य एक व्यक्ति। प्लेटो का न्याय कार्य की विशिष्टता का सिद्धांत है, अर्थात व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुण, वही तीनों गुणों की बात चल रही, विवेक, साहस और लालसा के आधार पर वही कार्य करे जिसमें वह दक्ष और पारंगत हो। प्लेटो का मानना था कि एक व्यक्ति को एक ही कार्य करना चाहिए और वह वो कार्य जो उसके जो स्वाभाविक गुण या आत्मा के गुण माने थे या आत्मा के तत्व माने थे, विवेक, साहस और लालसा, जिस व्यक्ति में जो गुण प्रबल हो उस व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए, ऐसा प्लेटो का मानना था। अब तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, तीसरी विशेषताएं देखते हैं इनकी। दार्शनिक राजा। प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय की भावना तभी संभव है। प्लेटो मानते थे कि जो हमारा आदर्श राज्य है उसमें न्याय की भावना तभी संभव है जब वहाँ का शासक दार्शनिक हो, मतलब कि कहने का मतलब कि योग्य शासन के लिए सैनिक और शासक वर्ग में मार्गदर्शन हो, परंतु हस्तक्षेप नहीं हो। दार्शनिक राजा मतलब प्लेटो का मानना था कि आदर्श राज्य में न्याय की भावना तभी संभव हो पाएगी जब वहाँ का जो शासक है वह स्वयं दार्शनिक हो और योग्य शासन के लिए सैनिक और शासक वर्ग में मार्गदर्शन हो, परंतु हस्तक्षेप ना हो। इसके बाद चौथी विशेषता थी इनकी अहस्तक्षेप की नीति। समाज के तीनों वर्ग कौन कौन से थे? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इन वर्गों की बात कर रहे हैं कि समाज के तीनों वर्गों को कार्यात्मक विशेषीकरण के आधार पर जो कार्य दिया गया हो वही कार्य करना चाहिए। साथ ही दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ताकि व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ अपने कार्य कर सके। प्लेटो का मानना था कि जो समाज के 3 वर्ग है, उन्होंने 3 वर्गों में बांटा था,
जिनके पास बुद्धि है वह शासक, साहस है सैनिक, और लालसा है वह उत्पादक। ये तीनों वर्ग जो है उन्हें जो विशेष उनका जो अपना अपना खुद का कार्य करना चाहिए और खुद का कार्य करने के साथ दूसरों के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ताकि व्यक्ति अपना जो कार्य है पूरी ईमानदारी से और स्वतंत्रता से कर सके। इसके अलावा हम इसमें इसी हस्तक्षेप की नीति के ऊपर डॉक्टर रूज ने अपने स्टेटमेंट दिया है। इसमें कहा है कि अपने कार्य को करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय कहलाता है। डॉक्टर रूज कहते हैं कि अपने कार्य को करो लेकिन दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करो, यही न्याय कहलाता है। चलिए, अब इनकी तीसरी विशेषता क्या थी, इनके न्याय की पांचवी विशेषता क्या थी, अब इसके बारे में हम पढ़ते कि व्यक्ति और राज्य या समाज एक दूसरे के पूरक है, ना कि विभाजक है। प्लूटो का मानना था कि व्यक्ति और राज्य जो है एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि विभाजक है। ठीक है। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति और राज्य या समाज में कोई संघर्ष नहीं है। प्लेटो कहते हैं कि व्यक्ति और जो समाज है या राज्य है उनके बीच किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं है। व्यक्ति का स्वयं का अस्तित्व राज्य के अंदर रहकर ही व्यक्ति का जो अस्तित्व है या व्यक्ति का जो खुद का अस्तित्व है वह राज्य या समाज के अंदर रहकर ही है। बिना समाज में रहे या बिना राज्य में रहे उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। और व्यक्तियों का विवृत और संगठित स्वरूप ही राज्य कहलाता है। व्यक्तियों का जो विवृत और संगठित स्वरूप है वही राज्य या समाज कहलाता है। राज्य या समाज वैसा ही बनेगा जैसा व्यक्तियों का उसमें निवास हो। जैसे व्यक्ति वहाँ निवास करेंगे या समाज में जैसा व्यक्ति निवास करेगा वैसा ही समाज बनेगा, यह प्लूटो का कहना था। अर्थात समाज विकास में नहीं ही व्यक्ति के विकास में निहित है। समाज का जो विकास है वह व्यक्ति के विकास में निहित है। ठीक है। अब पांचवा विशेषता थी, समझ में आई। व्यक्ति और राज्य जो है एक दूसरे के पूरक है, ना कि विभाजक है। चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं। इसके आगे और भी इनने विशेषता बताई है। शिक्षा का महत्व भी बताया है कि व्यक्ति और सामाजिक न्याय प्राप्ति का एकमात्र साधन जो है न्याय के लिए आवश्यक संरचनात्मक शिक्षा व्यवस्था है, व्यक्ति को विशेष कार्य सिद्धांत के पालन योग्य बना सकती है। शिक्षा का महत्व व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय प्राप्ति का एकमात्र साधन न्याय के लिए आवश्यक संरचनात्मक शिक्षा व्यवस्था है, व्यक्ति को विशेष कार्य सिद्धांत के पालन योग्य बना सकती है। चलिए इसकी अगली विशेषता क्या दी है। अगली विशेषता है इसकी साम्यवाद और सामंजस्य। योग्य शासन हेतु प्लेटो मानते थे कि योग्य शासन हेतु शासक और सैनिक वर्ग में प्लेटो का मानना था कि अगर से हमें एक आदर्श शासन या आदर्श राज्य की स्थापना करनी है या योग्य शासन अच्छी तरीके से चलाना है तो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग में संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की व्यवस्था होनी चाहिए। उत्पादक वर्ग अन्य वर्गों के लिए उत्पादन करेगा और उत्पादक वर्ग जो है अन्य वर्गों के लिए उत्पादन करेगा और सैनिक वर्ग जो है अन्य दो वर्ग मतलब कि शासक वर्ग और
उत्पादक वर्ग को सुरक्षा देगा और दार्शनिक राज्य के अन्य दोनों मतलब सैनिक और उत्पादक हेतु जो राजा रहेगा या शासक रहेगा वह सैनिक और उत्पादक दो वर्गों हेतु उचित प्रशासन की व्यवस्था प्रदान करेगा। इन्होंने तीनों को काम बांट दिए गए थे। प्लूटो का मानना था कि जो हमें आदर्श राज्य की उन्होंने जो कल्पना की थी उस आदर्श राज्य के लिए योग्य प्रशासन शासन करने के लिए शासक एवं सैनिक वर्ग जो है उन्हें शासक और सैनिक वर्ग में संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही कि उत्पादक वर्ग जो है अन्य वर्गों के लिए उत्पादन करेगा, खुद के लिए तो करेगा उत्पादक वर्ग, लेकिन अन्य वर्ग जैसे सैनिक वर्ग और शासक वर्ग के लिए भी उत्पादन करेगा। और सैनिक वर्ग जो है वह अन्य दो वर्ग मतलब शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग की रक्षा करेगा या उसको सुरक्षा देगा। और दार्शनिक राज्य के अन्य दोनों मतलब कि शासक को छोड़कर सैनिक और उत्पादक हेतु उचित प्रशासन की व्यवस्था करेगा। ठीक, अब आगे प्लेटो का न्याय जो है समाज में एकता का सूत्र है। प्लेटो का जो न्याय है समाज में एकता का सूत्र है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत सीधा व सरल है, परंतु तत्कालीन समय व परिस्थितियों में इसका बहुत महत्व है। चलिए हम आगे अब बढ़ते हैं। प्लेटो का न्याय के सिद्धांत की आलोचनाएं। कुछ जो दार्शनिक थे या उन लोगों ने प्लेटो के सिद्धांत की आलोचना भी की है। किस वजह से की है, कौन से कारण दिए हैं इन्होंने आलोचना में। सबसे पहला निरंकुशवाद का प्रतीक है। जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है वो कहा गया कुछ जो रचनाकार या कुछ दार्शनिक थे उन्होंने कहा कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है निरंकुशवाद का प्रतीक है, अर्थात दार्शनिक शासक को प्राप्त शक्तियाँ उसमें निरंकुशलता की जनक हो सकती है कि दार्शनिक शासक को जो प्राप्त शक्तियाँ है उसमें निरंकुशता की जनक हो सकती है, अर्थात राज्य में केवल एक वर्ग को शासन सत्ता देकर अन्य वर्गों को शासन से वंचित कर देता है, जिससे शासक की निरंकुशता जो है की संभावना होती है। समझ में आया कि आप अगर से एक पर्टिकुलर वर्ग को शासन की सत्ता दे देते हो तो अन्य वर्ग जो है वह शासन से वंचित होता है, जिससे शासक की निरंकुशता की संभावना होती है। यह कहा। दूसरे नंबर पे क्या कहा कि जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है वह न्याय केवल एक नैतिक है, कानूनी नहीं है। बार्कर के अनुसार प्लेटो का न्याय जो है वस्तुतः न्याय नहीं, वह केवल मनुष्य को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना का भाव है। यह कोई ठोस कानून नहीं है। क्या है। सेकंड आलोचना हुई कि न्याय जो है केवल नैतिक है। जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है वह केवल नैतिक है, वह कोई कानून नहीं है। बार्कर एक दार्शनिक है यूनान के, उन्होंने कहा था कि प्लेटो का जो न्याय है वस्तुतः न्याय नहीं है, वह केवल मनुष्य को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना का भाव है। यह कोई ठोस कानून नहीं है। इसके अलावा तीसरी आलोचना क्या थी, और भी आलोचना की गई इनकी। तीसरा, अनुभव का कोई महत्व नहीं है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में जो है इन्होंने 3 वर्गों में बांट दिया। आत्मा के तत्व के अनुसार 3 वर्गों में बांट दिया।
लेकिन इसमें अनुभव की कोई बात नहीं कही गई है। इनमें यह भी नहीं कहा गया है कि जैसे 10 साल तक आप सैनिक हो तो सैनिक होने के बाद ही आप शासक बन सकते हो, या फिर आप 10 से 15 या कोई एक टाइम लिमिट दे दिया गया हो और उस टाइम लिमिट में आप अपना पद चेंज कर सकते हो। यह बात नहीं कही गई, मतलब कि जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत था उसमें अनुभव को कोई महत्व नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त चौथी आलोचना हुई इनके सिद्धांत की कि अधिकारों और दंड व्यवस्था का अभाव रहा। कुछ दार्शनिकों का कहना था, आलोचनाकारों का कहना था कि जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत था उस न्याय सिद्धांत में व्यक्ति के अधिकारों और दंड अधिकारों की भी व्यवस्था नहीं थी और ना ही दंड का कोई प्रावधान था। प्लेटो के न्याय में जिम्मेदारी और कर्तव्यों की तो व्यवस्था की गई थी। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था उसमें जिम्मेदारी और कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी, परंतु व्यक्तियों के अधिकारों की बात नहीं कही गई। इसके अतिरिक्त यह भी नहीं कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार के दंड की व्यवस्था भी नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त आलोचना इनकी और भी सेवाइन के शब्दों में सेवाइन ने इनकी आलोचना की है न्याय के सिद्धांत की कि प्लेटो का जो न्याय है वह कल्पना, यथावर, निष्क्रिय, आत्मा अनुवादी और अनैतिक तथा अव्यवहारिक है। सेवाइन कहते हैं कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था वह कल्पना, स्थावर, निष्क्रिय, आत्मा अनुवादी, अनैतिक तथा अव्यवहारिक है। छठवीं आलोचना है इनकी, प्लेटो का न्याय सिद्धांत आत्मा संयम पर आधारित है जो व्यक्ति में निष्क्रियता लाता है। क्या कहा गया इसमें कि जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है उसमें आत्मा पर संयम है, आत्मा संयम पर आधारित है जो व्यक्ति में निष्क्रियता लाता है। 7वां पॉइंट, यह न्याय सिद्धांत न्याय का नहीं अपितु सद्गुणों का सिद्धांत है। कुछ लोगों ने कहा कि यह न्याय का सिद्धांत नहीं बल्कि सद्गुणों का सिद्धांत है जो वास्तविकता का उचित मूल्यांकन नहीं कर पाता। जो वास्तविकता है उसका उचित मूल्यांकन नहीं कर पाता। व्यक्तियों के सद्गुणों में समय अंतराल पर परिवर्तन होने की गुंजाइश है जो इस सिद्धांत को अस्थिर बनाती है, क्योंकि उनका कहना था कि आत्मा के 3 तत्व होते हैं। विवेक, जिनमें विवेक होगा वह शासक बनेगा और जिनमें साहस होगा वह सैनिक बनेगा, और जिसमें लालसा होगी वह उत्पादक होगी। लेकिन कुछ जो आलोचनाकार है उन लोगों ने कहा कि जो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है वह न्याय का सिद्धांत न्याय का नहीं बल्कि सद्गुणों का सिद्धांत है और जो वास्तविकता का उचित मूल्यांकन नहीं करता है। जो व्यक्ति के आत्मा के 3 तत्व कहे थे, मतलब व्यक्ति के सद्गुण, वह आलोचनाकारों का कहना है कि वह समय के साथ परिवर्तन होने के चांसेस रहते हैं और परिवर्तन होते हैं। इस वजह से यह सिद्धांत जो है अस्थिर होता है। ठीक, स्थायी सिद्धांत नहीं माना जाएगा इसे। इसके अतिरिक्त प्लेटो के कार्य विशेषीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी निश्चित कार्य को आजीवन करना
प्लेटो ने कहा था कि जैसे उनके अनुसार कि जो जिसमें साहस है वह सैनिक बनेगा, जिसमें लालसा है वह उत्पादक बनेगा और जिसमें विवेक और बुद्धि है वह शासक बनेगा। इसी बात को लेकर जो आलोचनाकार हैं उन लोगों ने कहा कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वह कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है और किसी निश्चित कार्य को आजीवन करना है। प्लेटो के सिद्धांत में क्या कहा कि किस कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है और उस कार्य को एक ही व्यक्ति को आजीवन करना होगा, अर्थात सैनिक सदैव सैनिक बने रहना या उत्पादक सदैव उत्पादक बने रहना। किंतु मानव की जो प्रकृति है, प्रकृति में समय के साथ परिवर्तन होता है। परिवर्तन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसी के अनुरूप कार्य करने में भी या कार्य में रुचि रखना भी जो है वह भी उसमें भी एक परिवर्तन स्वाभाविक है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत इस परिवर्तन के साथ न्याय नहीं करता। ठीक है, चलिए तो हम आगे और बढ़ते हैं कि और आगे प्लेटो का अगली आलोचना क्या थी कि मनुष्य में लालसा और तृष्णा एक आंतरिक गुण है। मनुष्य में जो लालसा है या तृष्णा है यह एक आंतरिक गुण है जो बौद्धिक और साहसी गुणों को भी प्रभावित करती है। ठीक, क्या था कि इसके अनुसार कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अनुसार प्लेटो ने कहा था कि जिसमें बुद्धि है वह शासक बनेगा और जिसमें साहस है वह सैनिक बनेगा और जो लालसा है वह उत्पादक बनेगा। लेकिन आलोचनाकारों ने कहा कि जो लालसा या तृष्णा है वह हर मनुष्य की आंतरिक गुण होता है जो बौद्धिक और साहसिक गुण को भी प्रभावित करती है। कहने का मतलब जो शासक है लालसा उन्हें भी प्रभावित करेगी और सैनिक वर्ग जो है उन्हें भी प्रभावित करेगी। अहस्तक्षेप, लास्ट पॉइंट पर हम आते हैं। अहस्तक्षेप वास्तव में एक कल्पना है। जो उन्होंने अहस्तक्षेप कहा कि कोई भी, जैसे 3 वर्गों में उन्होंने बांटा और कहा प्लेटो के अनुसार उनके न्याय के सिद्धांत के अनुसार ये तीन वर्गों में हमने बांट दिया है और तीनों वर्गों का कार्य अलग अलग होगा। बस जो राजा है या जो शासक है वह मार्गदर्शन का कार्य कर सकता है, क्योंकि राजा जो है उनका जो शासक है वह दार्शनिक राजा होना चाहिए जो कि अपने सैनिक या जो उत्पादक होते हैं उन्हें मार्गदर्शन दे सके लेकिन हस्तक्षेप ना करे। लेकिन आलोचकों का कहना है कि अहस्तक्षेप जो है वास्तव में एक कल्पना है और पारस्परिक संघर्ष के समय कैसा सामंजस्य हो इसकी व्यवस्था न्याय सिद्धांत में नहीं की गई है। ठीक, चलिए इसके आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत के बारे में और उसके कितने प्रकार होते हैं और इसके साम्यवादी सिद्धांत में प्लेटो के क्या विचार है। ओके, थैंक यू।